गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वायुमंडल की संरचना का अंतिम वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 3 है ये। और इससे पहली क्लास में हमने देखा था क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में। आज हम बात करेंगे जो रिमेनिंग है आपके। तो सबसे पहले देखते हैं मध्यमंडल या मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर जो है धरातल से तीसरा मंडल है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और उसके बाद में आता है मध्यमंडल। तो समताप मंडल के ठीक ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये देखने को मिलता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी देखने को मिलती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो तापमान है वो आपका -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मिलता है। इस प्रकार से ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। याद रखिएगा कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल या मीजोस्फीयर। मध्यमंडल और तापमंडल के बीच की जो सीमा है उसको कहते हैं मेसोपोज। मेसोपोज या क्या है मेसोपोज? मेसोपोज है आपकी मध्यमंडल और तापमंडल के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है वो है ये मेसोपोज। मध्यमंडल की ऊपरी और निचली सीमा अक्षांश के साथ बदलती रहती है, जैसा कि सभी मंडल में है। ये सभी परतें इसी प्रकार से परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन इसकी जो लोअर लिमिट है, निचली सीमा है, वो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और जो मेसोपोज है जो इसकी अंतिम सीमा बनाती है वो आमतौर पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलती है। गर्मियों में इसकी ऊंचाई मध्य और उच्च अक्षांशों में लगभग 85 किलोमीटर तक नीचे आ जाती है। तो गर्मियों में इसका विस्तार थोड़ा सा नीचे हो जाता है और शीतकाल में ये ऊंचाई पर अधिक ऊंचाई तक विस्तृत रहती है। एक देखने की बात यह है कि इस मंडल में ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में नॉक्टिल्यूसेंट बादल पाए जाते हैं। जनरली मीजोस्फीयर में बादल नहीं मिलते हैं, लेकिन ध्रुवों के ऊपर गर्मी के मौसम में नॉक्टिल्यूसेंट बादल देखने को मिलते हैं। तो हमने समताप मंडल में पढ़ा था कि समताप मंडल में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड मिलते हैं और मीजोस्फीयर में मिलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है। मीजोस्फीयर के बाद चलते हैं अगला मंडल जो है हमारा थर्मोस्फीयर या तापीय मंडल। तापमंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये आपको देखने को मिलता है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होने लग जाती है। हमने देखा मीजोस्फीयर में तापमान में कमी रहती है, लेकिन तापमंडल में जैसे जैसे हम ऊंचे जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। अनुमानतः इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी तेज तापमान इसमें देखने को मिलता है। जानने योग्य है कि इतनी ऊंचाई पर गैस अत्यंत विरल अवस्था में पाई जाती है, बहुत विरल रूप में पाई जाती है। इस कारण ऊष्मा में निम्न वृद्धि भी तापमान में भारी वृद्धि का कारण बन सकती है। यहाँ पर तापमान के अत्यधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि ये आपका बिल्कुल विरल पाया जाता है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ही थिन होता है, बहुत ही विरल होता है। तापमंडल में वायु के विरल होने के कारण वैज्ञानिक प्रत्यक्ष रूप से तापमान का मापन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। यहाँ का जो तापमान मेजर करते हैं वो नॉर्मल प्रोसीजर से डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को यह संस्तर पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर देता है, वापस भेज देता है। ठीक है, तो जो रेडियो ट्रांसमिशन है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। यह संस्तर पृथ्वी की उल्कापिंड और परित्यक्त उपग्रहों के अवशेषों से भी हमारी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? जब कोई बाह्य पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण वो जलकर समाप्त हो जाता है। पृथ्वी के तापमंडल में एक परत होती है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। यहाँ पर क्या होता है? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिनको कहते हैं आयन। और इसी आयनोस्फीयर से जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो संभव हो पाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर वायुदाब अत्यंत कम रह जाता है। इतने कम दाब के कारण पराबैंगनी फोटॉन्स और उच्च वेगीय कणों के द्वारा वायुमंडल पर लगातार प्रहार होने से गैसों का आयनन या आयोनाइजेशन हो जाता है। इसी आयोनाइजेशन के कारण यहाँ पर जो ये है विद्युत आवेशित कण आपको देखने को मिलते हैं। मध्यमंडल और बाह्यमंडल के कुछ भाग भी आयनमंडल के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। मतलब मीजोस्फीयर और बाह्यमंडल के कुछ भाग, मतलब जो मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल,
इस आयन मंडल का जो विस्तार है इन तीनों ही मंडलों में देखने को मिलता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई आयनीकृत परतों का निर्माण हो जाता है, मतलब ये जो लेयर है इसमें भी अन्य परतें पाई जाती हैं। इस प्रकार जो आयन मंडल है उसको पुनः विभिन्न उपमंडलों में या अन्य जो मंडल है उनमें विभक्त किया जा सकता है। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए आपका हो गया समताप ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, ये हो गया आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद में आपका जो आता है वो आता है मीजोस्फियर। मीजोस्फीयर के बाद में आता है थर्मोस्फियर। तो मीजोस्फीयर, थर्मोस्फियर और आपका जो है एक्सोस्फियर या बाह्य मंडल, इन तीनों में ही विस्तार होता है आयनोस्फीयर का। इसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं? इसमें परतें हैं आपकी डी परत, उसके बाद में ई परत, एफ परत आपकी हो गई दो, F1 और F2, और इसके बाद में आ गया एक जी रीजन या जी परत। तो इनको हम थोड़ा सा देखते हैं अभी ये क्या क्या है। सबसे पहले डी परत। डी परत क्या होती है? इसकी ऊंचाई देखोगे आप तो 80 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह परत दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। जो लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स होती हैं उनका ये परावर्तन करती हैं तथा मध्यम और लघु तरंगों को सोख लेती हैं। ठीक है, तो मध्यम और लघु तरंगों का परावर्तन यहाँ से हो नहीं पाता, ये केवल दीर्घ तरंगों को परावर्तित करती हैं। साथ ही ये परत केवल दिन में पाई जाती है, सूर्यास्त होने के साथ ही यह परत समाप्त हो जाती है। डी परत से जो ऊपर परत पाई जाती है उसको कहते हैं ई परत। यह 100 से 150 किलोमीटर के पास तक मिलती है। इस परत का दूसरा नाम है केनेली हेविसाइड परत। याद रखने की बात है ये कि ई परत को केनेली हेविसाइड परत के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा मध्यम और उच्च तरंगों का धरातल की ओर परावर्तन होता है। ठीक है, रात्रि में यह परत भी समाप्त हो जाती है। रेडियो की मध्यम तरंगें यहाँ से परावर्तित होती हैं। जो मीडियम वेव की जो वेव्स होती हैं, मीडियम वेव्स जो होती हैं वो ई परत द्वारा परावर्तित होती हैं। इसके बाद में आता है एफ परत, या इसको बोलते हैं एप्लिटन परत। 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती हैं। यह मध्यम तथा दीर्घ तरंगों को धरातल की ओर परावर्तित करती हैं। ठीक है, मध्यम और दीर्घ तरंगों को धरातल की ओर परावर्तित करती हैं। दिन के समय में यह दो भागों F1 और F2 में बदल जाती हैं। ठीक है, दिन में ये F1 और F2 में दो परतें इसमें बन जाती हैं। इस सतह से रेडियो की लघु तरंगों को परावर्तित किया जाता है। इसी सतह से रेडियो की लघु तरंगों को भी परावर्तित किया जाता है। ये जब दो परतें बन जाती हैं तो ये लघु तरंगों को भी परावर्तित करती हैं। इसके बाद में आती है आपकी जी परत, जो अंतिम परत है। यह 400 से 640 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है और संभवतः इसकी स्थिति दिन और रात दोनों समय रहती है, परंतु इसका पता लगाना संभव नहीं हो सका है। तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो आयनोस्फीयर है वो आपका थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो आयनोस्फीयर या आयन मंडल का जो विस्तार है वो उसके नीचे और ऊपर के दोनों मंडलों में भी देखा जाता है। और इसमें 4 परतें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। डी परत है, उसके बाद में ई परत है, एफ है जो F1 और F2 में होती है, और जी परत है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्मोस्फीयर। उसके बाद में जो लास्ट है आपका वो है वायुमंडल या आयतन मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। एक्सोस्फीयर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, यहाँ वायु की जो गैसें हैं उनका घनत्व अत्यंत कम हो जाता है। डेंसिटी सबसे कम यहाँ पर है क्योंकि ऊंचाई पे जैसे मैंने आपको बताया कि घनत्व कम होता है, और यहाँ पर वायुमंडल अत्यंत विरल हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है वो ये निहारिका या नेबुला जैसा प्रतीत होता है। इसके अंतर्गत आयतन मंडल और चुंबक मंडल को सम्मिलित किया जाता है। आपका आयतन मंडल और चुंबक मंडल या मैग्नेटोस्फीयर को सम्मिलित किया जाता है। इस मंडल में एक स्पेशल फिनोमेना होता है, वो होता है वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। इसमें क्या होता है, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा आकर्षित आवेशित कण पाए जाते हैं। पृथ्वी का जो चुंबकीय फील्ड है या चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा आवेशित कण इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस मंडल की प्रमुख विशेषता यहाँ पर ऑरोरा बोरियोलिस, या जिसको उत्तरी अक्षांश ध्रुवीय ज्योति कहते हैं, या ऑरोरा बोरियोलिस, एक ही बात है। दूसरी जो चीज़ है वो है
ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या जिसको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश ध्रुवीय ज्योति नामक परिघटनाएं यहाँ पर घटित होती हैं। ये क्यों घटित होती हैं? ये पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण से घटित होती हैं। अब ये होता क्या है, देखिए ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा होता क्या है। ऑरोरा जो है यहाँ पर जब आयन मंडल है वहाँ पर विद्युत चुंबकीय घटना है, ये उसका एक प्रकाशमय प्रभाव है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना की वजह से जो प्रकाशमय प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं ध्रुवीय ज्योति या ध्रुवीय प्रकाश, जो उच्च अक्षांशों में लाल, हरे और सफ़ेद आर्क या चाप के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं सूर्य से, वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उस वजह से उन दोनों के मध्य जब अंतरक्रिया होती है तो ये ध्रुवीय प्रकाश निर्मित होता है। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रकाश दक्षिण ध्रुव ज्योति कहलाता है और उत्तरी गोलार्ध में इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव ज्योति या ऑरोरा बोरेलियस। ठीक, यह सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के उत्तरी भागों में और दक्षिणी गोलार्ध में 65 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में ये दिखाई देखने को मिलता है। ये आप देखोगे ऐसा होता है कि जो सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं या सोलर विंड्स जो आ रही हैं, वो जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करती हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो इस प्रकार से वो कलरफुल जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑरोरा या प्रकाश ज्योति। उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिण ध्रुव ज्योति ये दोनों ही क्षेत्रों में उच्च अक्षांशों 65 डिग्री के आसपास देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका जो हमने कहा तापीय वर्गीकरण। सभी परतें जो हमने देखी, 5 परतें हमने देखी, ये तापीय वर्गीकरण पर आधारित थी। इसके बाद में दूसरा एक वर्गीकरण है, वो है रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर वर्गीकरण। उसमें देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर भी वायुमंडल को 2 वृहद मंडलों में बांटा जा सकता है। एक कहलाता है सममंडल और दूसरा कहलाता है विषम मंडल। पहला है होमोस्फियर या सममंडल और दूसरा है आपका विषम मंडल या हेटेरोस्फियर। तो सममंडल होता क्या है, देखिए सममंडल निचले वायुमंडल को दर्शाता है, मतलब धरातल के पास वाले वायुमंडल को दर्शाता है, जो पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, मतलब धरातल से लेकर 90 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल है उसको कहते हैं सममंडल या होमोस्फियर। सममंडल 3 उप परतों क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें प्रमुख संगठक गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये प्रमुख हैं। इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन, हाइड्रोजन आदि भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो शुरू के 3 मंडल थे, क्षोभमंडल, समताप मंडल और तीसरा जो था आपका मध्यमंडल, इनको हमने कहा कि ये सममंडल के भाग हैं, होमोस्फीयर के पार्ट हैं। और जो विषम मंडल है, अच्छा इस मंडल को सममंडल क्यों कहते हैं? इसको सममंडल कहने इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी गैसों का अनुपात प्राय एक जैसा रहता है। मैंने जो भी आपको प्रमुख गैसें बताई, धरातल से लेकर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो प्रमुख गैसें हैं उनका अनुपात लगभग एक जैसा रहता है। अर्थात वायुमंडल के गैसीय संगठन में विभिन्न ऊंचाइयों पर इन गैसों का प्रतिशत लगभग समान बना रहता है। इस कारण से इस मंडल को कहा जाता है होमोस्फीयर या सममंडल। उसके बाद देखते हैं अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, उन आर्थिक गतिविधियों के संपादन के कारण से प्राकृतिक जो गैसीय संगठन है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और विभिन्न गैसों के समानुपातिक भाग में अंतर आने से अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इन सब का जो दहन हो रहा है उसके वजह से ये जो मंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है या सांद्रण है वो बढ़ रहा है। तो वर्तमान समय में सममंडल में जैसा कि हम कहते हैं कि इसमें सभी गैसों का अनुपात समान रहता है, वो परिवर्तित
हो रहा है, मतलब जो केमिकल कंपोजिशन है हमारे निचले वायुमंडल का वो परिवर्तित हो रहा है, जिसका जो दुष्प्रभाव है वो हमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सममंडल। अब बात करते हैं हेट्रोस्फीयर की या विषम मंडल की। विषम मंडल का विस्तार आप देखोगे 90 किलोमीटर से लेकर जितना भी जो आपका वायुमंडल पाया जाता है वहाँ तक है इसका विस्तार। यहाँ वायुमंडल की संरचना एक समान नहीं होती है, ठीक है, होमोजेनिटी उसमें नहीं होती है। इस मंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में इसमें वृद्धि देखी जाती है। इसको हम थर्मोस्फीयर के रूप में भी जानते हैं, हेट्रोस्फीयर को हम थर्मोस्फीयर के रूप में भी जानते हैं। इस मंडल में गैसों की 4 सुस्पष्ट परतें पाई जाती हैं, 4 लेयर्स पाई जाती हैं गैसों की। कौन कौन सी परतें देखिए, सबसे जो निचली परत है इसमें वो है 90 से लेकर 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की परत, आणविक नाइट्रोजन की परत। उसके बाद होती है एटॉमिक ऑक्सीजन की परत, वो होती है 200 से 1100 किलोमीटर तक। उसके ऊपर होती है हीलियम की परत और सबसे ऊपर होती है एटॉमिक हाइड्रोजन की परत जो 3500 किलोमीटर से लेकर विषम मंडल के ऊपरी भाग तक देखने को मिलती है। तो ये हो गई इसकी 4 परतें जो हेट्रोस्फीयर में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अच्छे डायग्राम देख सकते हो आप। जो निचले 4 मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मीजोस्फीयर या मध्य मंडल, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है आपका होमोस्फीयर। यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ यूनिफॉर्म, उसमें यूनिफॉर्मिटी है या सजातीयता है। और जो ऊपरी मंडल है हेट्रोस्फीयर, जिसको थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर इज़ लेयर्ड बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर आयनीकृत अवस्था में जो गैसीय अणु हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जो आयन मंडल है वो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 हैं होमोस्फीयर और जो रिमेनिंग ऊपरी अपर पोर्शन है वो कहलाता है हेट्रोस्फीयर या विषम मंडल। तो ये हो गया आपका रासायनिक संगठन के आधार पर जो आपका जो लेयर है या जो विभिन्न परतें हैं वो कौन कौन सी हमने देखा। तो इस प्रकार से जो वायुमंडल की संरचना हमने देखी, वायुमंडल का संगठन हमने देखा। अगले क्लासेस में हम बात करेंगे सूर्यातप की या इंसोलेशन की, कि सूर्यातप होता क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।